युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 100। मेहता बंगलो। देर रात से रेहान घर आया क्योंकि उसका मूड ख़राब जो था और वह आकर घर वालों का मूड नहीं ख़राब करना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर वह घर लेट आया। पर जब घर आया तो देखा उसके डैड और अभय दोनों लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। रेहान सीधे ऊपर जा रहा था पर उन दोनों को देखकर वहीं रुक गया। नारायण जी और अभय दोनों रेहान को ही देख रहे थे और उन दोनों को देखकर रेहान का गुस्सा छुई मुई हो गया और वह उनकी तरफ जाकर खड़ा हो गया। परेशान तो वह दिख रहा था, अभय अच्छे से समझ गया, पर वह दिखाना नहीं चाहता था। नारायण जी मुस्कुराते हुए रेहान से बोले, रेहान तुम तो आज जल्दी आने वाले थे। देखो अभय भी सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और आज तो संडे है तो भी तुम दिन भर बाहर रहे। नारायण जी बोल ही रहे थे कि अभय उन्हें चुप कराते हुए बोला, अंकल वह भाभी के साथ था तो जाहिर सी बात है वह जल्दी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, उन दोनों को भी तो अकेले में टाइम बिताने का मौका चाहिए। अभय का इतना कहना कि नारायण जी मुस्कुरा दिए। वहीं रेहान उनके पास उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। रेहान अपनी नज़र उठाकर घड़ी के तरफ टाइम देखा तो अब रात के 10 बज चुके थे। रेहान नारायण जी पर गुस्सा करते हुए बोला, डैड आप इतनी रात तक जाग रहे हैं, पता है ना आपकी तबीयत खराब हो सकता है, आपको अब तक सो जाना चाहिए था। रेहान इतना बोलकर अभय के तरफ देखा और उससे भी नाराज़ होते हुए बोला, अभय तुझे तो पता है ना, तू तो डैड को सोने के लिए कह देता, तू भी इनके साथ बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने में लगा है। रेहान का इतना कहना कि अभय उसे गुस्से से घूरने लगा। रेहान उसे नॉर्मली तरीके से बोला था पर उसे तुरंत समझ गया कि अभय उससे नाराज़ है और वह तुरंत उससे माफ़ी मांगते बोला, डैड तेरी बातें ज़्यादा सुनते हैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ, इतना गुस्से से मुझे मत देख। रेहान इतना बोलकर चुप हो गया। अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वह नारायण जी की तरफ देख बोला, अंकल मुझे अब घर जाना चाहिए, मुझे कल ऑफिस जाना है। अभय ने जैसे यह बोला कि रेहान को बुरा लगा। वहीं नारायण जी उसे रोकते हुए बोले, अभय बेटा आज तुम्हारे ऑफिस का छुट्टी था और तुम पूरा दिन मेरे साथ टाइम बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तुम ही तो हो, जब भी टाइम मिलता है तो तुम मेरे साथ टाइम बिताते रहते हो। यहीं रेहान को देखो, काम से फुर्सत ही नहीं है। ये सुनते ही रेहान बोला, बचपन से ही अभय आपको अपना पूरा टाइम देते आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान दे पाता हूँ। वैसे भी आप हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती, इसलिए अभय आपके साथ रहे या मैं, बात तो एक ही है। रेहान की बातें सुनते ही अभय का दिल पिघलने लगा। वहीं नारायण जी अभय का हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोले, तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं तुम दोनों के बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम दोनों में से किसी को भी तकलीफ़ हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होता है और मैं चाहता हूँ कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों छोटी मोटी बात पर कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हो। आज नारायण जी को मौका मिला, उन्होंने दोनों को बहुत फटकार लगाया। जिस तरह से रेहान ने अभय पर शक किया और अभय तुरंत इंडिया छोड़कर बाहर चला गया, यह कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से नारायण जी दोनों की अच्छी क्लास लगाया ताकि वे दोनों वापस कभी इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करें। बहुत देर तक नारायण जी वे दोनों को समझाते रहे और उनकी बातें वह दोनों अच्छे से समझ रहे थे। छोटी सी बात के लिए उन दोनों की लाइफ उथल पुथल हो गई। एक टाइम था कि वह दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पर आज एक गलत सोच की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, यही सब दोनों के अंदर बुरा लग रहा था। सबसे ज़्यादा रेहान को, कि रेहान के लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त है, वह है अभय, जिसे वह अपनी जिगर का टुकड़ा मानता है और आज उसने उस पर शक कर लिया और आज अभय उससे नाराज़ हुआ है।
बहुत देर तक बातें करने के बाद नारायण जी को उन दोनों के कमरे तक लेकर गए और उन्होंने सोने के लिए कह दिया। अभय और रेहान उन्हें व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर सुला दिया। दोनों नारायण जी के कमरे से बाहर निकले। रेहान अभय की तरफ देख बोला, अभय मुझे तुझसे कुछ बात करना है तो तू गार्डन में चल। अभय भी ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए रेहान के साथ गार्डन में चला गया और वे दोनों चेयर पर जाकर बैठे। अब रात के 11 बज चुके थे और ठंडी का मौसम होने के नाते ठंड लगना चालू हो गया था। रेहान 5 मिनट तक चुप रहा, फिर हिम्मत करते हुए बोला, अभय क्या हम दोनों पहले के जैसा फिर से रहे? जब तू यहाँ से चला गया था मुझे तेरी कमी महसूस हुआ। मैं तेरे बिना सचमुच नहीं रह सकता। मुझे तेरी आदत बन चुका है, मेरा ही नहीं डैड का भी। मैं घर देखूँ, ऑफिस देखूँ, डैड को देखूँ, इन सब में फंस गया था। और एक तू है कि डैड को जब भी प्रॉब्लम आता है सबसे पहले तुझे कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुझे 5 मिनट लेट हो सकता है पर तुझे नहीं। और यह बात मैं भी जानता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे तुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। रेहान बोलते जा रहा था, वहीं अभय को भी एहसास हुआ कि रेहान कितना बुरा फील कर रहा है और उसे अपनी गलती का भी रियलाइज़ हो गया है। तो वह काफ़ी टाइम से लगातार उससे माफ़ी मांग रहा था। जब वो श्रीलंका में था तब से, अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। काफ़ी देर तक रेहान अपनी और अभय की पुरानी बातों को ताज़ा किया कि उन दोनों की खास पल बिताए हुए। रेहान आगे बताया, जब वे दोनों छोटे थे तो उनकी लड़ाई झगड़ा जो छोटी मोटी बातों के लिए वह लड़ते थे। स्कूल कॉलेज सभी बातों को उन्होंने आज एक दूसरे से कहने लगे। अब अभय भी पूरी तरह पिघल गया था और ऐसे दर्द भरे उनके मोमेंट थे जब भी रेहान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो सिर्फ उसके साथ अभय और अभय के पेरेंट्स ही खड़े थे। रेहान की आंखों में आंसू आ गया। हमेशा की तरह रेहान सिर्फ और सिर्फ अभय के सामने ही रोया था और आज भी वह रो दिया और अभय ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया। आज शायद दोनों को इसी की ज़रूरत है। काफ़ी देर तक दोनों इमोशनल थे। उसके बाद अभय रेहान से पूछा, आज तेरा दिन कैसा गया? भाभी को क्यों नहीं लेकर आया? मुझे उनके हाथ से सैंडविच खाना था। इतना बोल अभय हंसने लगा और उसके बातों का असली मतलब रेहान समझ गया और वह भी हंस दिया और तुरंत उदास भी हो गया। अभय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तेरी उदासी देखकर मुझे समझ गया है कि तू बहुत ज़्यादा परेशान है। अब चल बता भी दे तेरी परेशानी क्या है। रेहान अभय से कभी भी कोई बात नहीं छुपाता था और आज भी वह छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यही तो चाहिए कि वह अभय को सारी बातें बताए और उसे सलाह ले, क्योंकि उसे वही अच्छी सलाह दे सकता है। रेहान ने सारी बातें अभय के सामने रख दिया, यहाँ तक कि अभय जब वह नहीं था वह सब और आज जो कुछ हुआ, बस सब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी बातें थी वह सब अभय को बता दिया। रेहान अभय से आगे बोला, अब तो मुझे कोई सलाह बता कि मैं क्या करूं। मैं तो गुस्से में बोल दिया कि मैं आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आऊँगा और ना ही आने के लिए फोर्स करूँगा। अभय उसे सीरियस होकर समझाना चाहता था पर जानता था कि वह सीरियस हुआ तो उसका दोस्त भी सीरियस हो जाएगा, जिसके वजह से वह हंसने लगा और उसको हंसता देख अभय रेहान अजीब तरह से देखने लगा। अभय उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोला, देख रेहान, सारी की सारी गलती तेरी है और तू आज उसे डायरेक्ट ऐसा बोल कर आएगा तो अगर उसे आने का दिल भी करता रहेगा तो वह नहीं आएगी। भला कौन ऐसी बातें करता है? तेरे अंदर जो ईगो एटीट्यूड है तो उसके सामने रख देता है। थोड़ा नरम थोड़ा प्यार से बोला कर, वह तेरी खड़ूसपन नहीं सह सकती।
उसके दिमाग में तेरी कही हुई कोई तो ऐसी बात ज़्यादा फिट हो गई है जिसकी वजह से वह डायरेक्ट मना कर रही है, वरना वैसे नहीं करेंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जितनी बार भी उनसे बात किया हूँ, बहुत नरम दिल की हैं। और तेरा हर टाइम सड़ा हुआ चेहरा देख तू हमेशा अहंकारों की तरह खड़ा रहेगा तो वह नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह अंकल से क्यों नहीं नफ़रत कर सकती, क्योंकि अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं और अंकल ने एक बार कहा ना तो वह भागते हुए चली आएंगी, पर तेरे कहने पर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वह तेरी आदतों को जानती है। तू कल फिर वैसे ही करेगा जो कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह भी जानती है कि उसे यही ज़िंदगी बिताना है और तेरे साथ बिताना है। पर जिस इंसान के साथ रहना है वही इंसान इतना खड़ूस रहेगा तो कोई भी इंसान का दम घुटने लग जाता है। तू जानवरों को ही ले ले, हम उसे डंडे से मारेंगे, चिल्लाएंगे, फटकार लगाएंगे तो वह रुकेंगे नहीं। इन्हीं दूसरा मालिक चाहिए। घर में कोई अच्छा व्यवहार करने वाला रहेगा तो जानवर उसी के पास ज़्यादा जाया करेगा और हम ठहरे जीते जागते इंसान, अति समझदार वाले इंसान। अभय का इतना लंबा लेक्चर सुन रेहान बोला, तो अब तू बता मैं क्या करूं? जाकर उसके पैर पकड़ूं? अब तो यही रह गया है पैर पकड़ना। रेहान का अभी भी एटीट्यूड देख अभय अपनी आंखें बंद कर लिया। वह जानता है कि उसका दोस्त किस टाइप का है और फिर उसे समझाते हुए बोला, तू अपने आप को पहले बदल, तू हमेशा उसे नरमी से बात किया कर। आज जिस तरह से तू मेरे सामने बातें किया, अपना दुख दर्द बांटा है, कल से तू यह सब उसके सामने बांटा किया कर। तू उसे अपना दोस्त बना ले, फिर देख तू समझ कि वह तेरी बीवी नहीं तेरा अभय दोस्त है। तू सारी बातें उससे डिस्कस करते जा, वह देख तुझे कैसे समझने लग जाएगी। अभय जिस तरह से रेहान को समझा रहा था, अब जाकर रेहान का दिल और दिमाग को ठंडक मिला। वह उलझन में उलझा चुका था, उसे इस तरह से कोई समझाने वाला नहीं था। अभय की सारी बातें सुनने के बाद रेहान अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों एक दूसरे को फिर से टाइटली हग कर लिए। अभय रेहान से दूर होते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, कल मुझे ऑफिस जाना है। रेहान उसे रोकते हुए बोला, यह क्या तेरा घर नहीं है? तू यहीं रहेगा, तेरे कमरे में। तेरे कपड़े पहले से ही हैं और अगर नहीं है तो तू लेकर चला गया है तो तू मेरा पहन कर जाना। रेहान की बातें ही सुनते अभय बोला, वह तो तुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। तेरे कहने से पहले मैं तेरे कमरे में से तेरे कपड़े उठा लूँगा, पर मुझे इसलिए घर जाना था कि अभय बोल ही रहा था कि रेहान तुरंत उसका हाथ पकड़ अंदर ले जाते हुए बोला, बस कर, तू ज़्यादा बोल रहा है, चल थोड़ा ड्रिंक करते हैं। कुछ लाया है कि नहीं मेरे लिए श्रीलंका से? ये सुन अभय एटीट्यूड में बोला, लाया तो हूँ पर देना नहीं चाहता। रेहान उसका हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर ले जाने लगा। दोनों कमरे में गए। अभय ने जो ब्रांडेड विस्की लेकर आया था वो दोनों निकाल कर दोनों पीने लगे। काफ़ी देर पीने के बाद दोनों टुल होकर सो गए। दूसरी तरफ नैना का घर। नैना रेहान के साथ आने के बाद सभी घर वालों के लिए खाना बनाई और सभी घर वालों ने खाना खाने के बाद सो भी गए। वहीं कमरे में पायल काफ़ी देर तक नैना को आज के बारे में बता रही थी, पर नैना को बिल्कुल भी उसकी बातों को सुनने का दिल नहीं कर रहा था। वह खुद में ही परेशान थी। उसे रेहान की एक एक बातें याद आने लगा। नैना चाहती थी कि कब पायल सो जाए, पर उसे सोने में काफ़ी टाइम लगा। अब जब वह सो गई तो नैना बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली और बालकनी में जाकर आसमान में देखने लगी। उसके बोले हुए एक एक शब्द बार बार उसके जेहन में घूम रहा था। रेहान के मुंह से बोला हुआ शब्द बार बार उसे परेशान करने लगा। आज के बाद वह उसे कभी उसके घर नहीं आएगा और ना ही उसे घर जाने के लिए कहेगा।
यही सब सोच नैना बहुत उदास हो गई और उदास होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। जब से आई थी वह रोना चाहती थी, पर घर में इतने लोग थे कि उसे अकेले में रोने का कोई कोना या जगह नहीं था। और अब वह बालकनी का दरवाज़ा बंद करके अकेले में बैठकर रोने लगी, ताकि उसे कोई देख न सके। बहुत देर तक रोने के बाद नैना ने अपने आंसू साफ किए और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, एक लड़की के लिए कोई घर नहीं होता। माँ बाप जल्दी से शादी करके उसे हटा देते हैं, और अगर पति अच्छा हो तो ठीक, अगर उससे भी 1000 कमियां हो तो उस लड़की की ज़िंदगी सत्यानाश ही हो जाता है। मैं हमेशा आपके घर रहना चाहती थी रेहान सर, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि आपने हमेशा मेरी मदद किया है। और हर एक लड़की का सपना होता है कि उसकी लाइफ में जो भी लड़का आए उसे बहुत प्यार करे। वैसे ही मेरा भी सपना था कि अब टूट के बिखर गई हूँ और मैं अब उम्मीद भी छोड़ दी हूँ। अगर आप मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं भी देते तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तकलीफ़ होता पर मुझे, फिर मैं आपको कभी कहने या बताने नहीं जाती। पर आपका इस तरह से शक करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वह भी अपने भाई जैसे दोस्त के साथ। और तो और आपका मन नहीं भरा तो आप दूसरे के भी साथ मेरा नाम जोड़ने लगे। मैं ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहां मुझे अपने सही होने का सबूत देना पड़े। मैं कैसे मान लूं कि आप अगली बार ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपने बिना बातों को क्लियर किए मुझे वहां ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते। एक सॉरी बोलने से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। नैना ऐसे ही बालकनी में बैठे काफ़ी रात तक खुद से सवाल जवाब करती रही, रोती रही, जब तक कि उसकी पूरी तरह मन नहीं भर गया। जब उसे रोने का उसका मन हल्का हो गया तब वह बालकनी से उठी और कमरे में आ गई। कमरे में आते ही पायल के बाजू में जाकर लेट गई। ज़्यादा रोने की वजह से थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गया और वह गहरी नींद में सो गई। मंडे सुबह के 6 बजे अलार्म बजने से पायल उठ गई, क्योंकि आज उसे कॉलेज जो जाना था। उठते ही फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई, पर आज वह नैना अभी तक नहीं उठी, क्योंकि रात को वह काफ़ी देर तक जागी जो थी। 20 मिनट के बाद पायल वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो देखी अभी भी नैना सोई हुई है, और उसने नैना को आज उठाया नहीं। उसे लगा शायद वह थकी होगी या उसे नींद आ रहा होगा। वह तुरंत तैयार होने में लग गई। पायल जल्दी तैयार हो गई, पर नैना अभी भी उठी नहीं। यह देख पायल उसे उठाई तो नैना हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई, और जब उसने देखा कि पायल नहा धोकर रेडी हो गई तो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगी कि उसने उसे उठाया क्यों नहीं। उसको इतना गुस्सा करता देख पायल बोली, नैना दीदी, मुझे लगा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होगा, इसलिए आप सोई हैं, और वैसे भी रोज़ तो आप मुझसे पहले उठ जाती हैं, तो क्या हो गया एक दिन अगर आप थोड़ी लेट तक सो गई तो कौन सा प्रलय आने वाला है। नैना उसे आंख दिखाते हुए बेड पर से उठी और वो सीधे वॉशरूम में गई, और थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई और जल्दी से किचन में गई। आज सुरेखा जी ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया था। उतने में डोरबेल बजा और नैना जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोली तो दूध वाला आया और नैना उसे दूध ली कि उतने में उसकी पड़ोसी आंटी उसके पास आते हुए बोली, अरे नैना बेटी, कल तुम अपने पति के साथ गई, तुम नीचे तक गई होगी कि लाइट और पानी दोनों आ गया। मैंने तुम्हें तुरंत कॉल की, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। ये सुन नैना बोली, हाँ आंटी, मैं अपना मोबाइल जल्दबाजी में यहीं घर पर भूल गई थी। इतना बोलकर वह आंटी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद नैना को वापस याद आया कि उसके जाते ही लाइट और पानी दोनों आ गया। नैना मन ही मन खुद से बोली, काश थोड़ी देर और रुक गई होती तो मुझे रेहान सर का इतना गुस्सा सहन नहीं करना पड़ता। पर वह ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किए, दूध लेकर अंदर चली गई। दूसरी तरफ मयंक सुबह अपने ऑफिस जल्दी आ गया था,
क्योंकि उसे अकाउंट मैनेजर ने बुलाया था। उसकी कंपनी काफ़ी दिनों से कुछ भी सेल नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि वे लोग जो सेल करते थे अब वह काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डाउन हो गया था। कस्टमर कुछ ज़्यादा परचेस नहीं कर रहे। यह सब मयंक की वजह से हो रहा था, क्योंकि वह अपनी कंपनी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और उसके पापा ने तो सब कुछ छोड़ दिया है और धीरे धीरे मार्केट में उनका वैल्यू कम होते जा रहा। मयंक ऑफिस पहुंचा और मैनेजर और जो पुराने लोग थे वह सब बैठकर डिस्कस करने लगे। इन सब का प्रेशर कहीं ना कहीं मयंक पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा। कंपनी, घर, पीहू, इतने कम एज में उसे कहीं ना कहीं तकलीफ़ होने लगा था, पर वह किसी को दिखा नहीं रहा, पर उसका अब अंदर ही अंदर दम घुटने लगा। अब कहीं न कहीं वह ज़िंदगी से हार मानने लगा था। अब वह सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पा रहा। अब उसका बार बार दिल ऐसा करता था कि वह कुछ कर ले, कहीं जाकर मर जाए। उसके दिमाग में यही सब चलने लगा, क्योंकि उसके पास ना कोई अच्छा दोस्त है, ना कोई समझने वाला और ना ही उसके दर्द को कोई समझाने वाला। उसके साथ जो हो रहा है उसे लगता था कि उसके कर्मों की सज़ा उसे मिल रहा है। यही सब सोच वह काफ़ी देर मायूस रहा। डिस्कशन करने के बाद वहाँ से उठा और अपने कैबिन में आकर सन्नाटे में बैठ वह रोने लगा। रोते हुए खुद से बोला, पीहू, तुम्हारी हाय लग गया है मुझे। मैं तुम्हारे साथ गलत किया, अब ऊपर वाला मेरे साथ गलत कर रहा है। मयंक आज पूरा दिन ऑफिस में मन लगाकर काम करना चाहता था, पर उसका काम में मन नहीं लग रहा था। रह रह के उसे पीहू या 2 करोड़ जो उसने अभी अभी माफिया के लोगों को दिया था, वह सब याद करने लगा और पछताने लगा कि उसने 2 करोड़ रुपए क्यों दिया। इससे अच्छा तो वह रघु को देखकर फोर्स करता यह काम करने के लिए। आजकल उसे जो भी उससे मिलता था वह सब उसे फ्रॉड लोग ही मिल रहे थे। कोई अच्छा नहीं मिल रहा, हर कोई उसे लूटकर या बेवकूफ़ बनाकर जा रहा है। मयंक को जिस तरह से उन लोगों का मेल थ्रू कांटेक्ट मिला था, तो वह आज फिर से ईमेल चेक करने लगा तो देखा रात को 2 बजे उसे फिर से ईमेल आया था, जो कि मयंक ने अभी तक ओपन नहीं किया था। उसने ईमेल चेक किया तो उसमें वे लोग और भी पैसों की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि हम लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं और हमारे लोग हर जगह चप्पा चप्पा तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली को ढूंढने में लगे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लग रहा है। ईमेल पढ़ने पर मयंक को थोड़ा राहत मिला और खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अब पीहू मुझे वापस मिल सकती है जब इतने लोग काम में जुड़ गए हैं। और वह फिर से ईमेल का रिप्लाई देते हुए डन लिख दिया और उसने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर फिर से 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करने के लिए कहा। मैनेजर ने जैसे सुना तो वह समझ में नहीं आ रहा कि उनके सर इतना पैसों का क्या कर रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले उन्होंने 3 करोड़ रुपए लेकर गए, अभी उन्हें 1 करोड़ फिर कहाँ लग रहा है। ऐसे ही अगर उन्होंने पैसे खर्च किया तो कुछ ही दिन में इनकी कंपनी बंद हो जाएगी, यहाँ तक कि एम्प्लॉइज़ को पैसे भी देने के लिए नहीं रहेगा। एक तो पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है और ऊपर से जो भी इनकम है वह सब तो उड़ाने में लगे हैं। अकाउंट वाले ने कुछ कहा नहीं, वह हाँ बोलकर कैबिन से बाहर निकल गया और अपने डिपार्टमेंट में आकर सभी लोग गॉसिप करने लगे कि इनके डैड ऑफिस चलाया करते थे तब कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उनके दोनों बेटों ने कंपनी को उजाड़ के रख दिया है और मयंक सर तो लगता है जब तक कंपनी बंद नहीं होगा तब तक वह हार नहीं मानेंगे, ताला लगाने तक पैसे उड़ाते ही रहेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट वालों ने यही सब बातें किए और वापस 1 करोड़ कैश में अमाउंट इकट्ठा करने लग गए। इकट्ठा करने के बाद शाम को वे लोग मयंक के कैबिन में देकर चले गए। आज शाम मयंक
जैसे अंधेरा हुआ कि वह बैग से भरा हुआ पैसा लेकर ऑफिस से निकला और सीधे कार में जाकर बैठ गया। कार में बैठते ही न जाने क्यों वह बहुत परेशान होने लगा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, पर वह जता नहीं रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब होने वाला है। वह बहुत ही तेज़ी से सांस लिए जा रहा था और एक नज़र अपनी कंपनी की तरफ देखा। न जाने क्यों उसे अंदर से ऐसा फील हुआ जैसे कि कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है, और यही सोच उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, जो कि मयंक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को कंट्रोल कर लिया और कार स्टार्ट किया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। कार स्पीड में चलाते हुए जहाँ वह पहली बार पैसे देने के लिए गया था वहीं पहुँचा, और थोड़ी ही देर के बाद दो लोग आए और उसकी आंखों पर काली पट्टी लगाकर अपने कार में बिठाया और साथ में पैसों से भरा हुआ बैग भी रख लिया। उसे उसी जगह पर लेकर गए जहाँ वह पहली बार लेकर गए थे। उसकी आंखों से पट्टी हटाए तो वही आदमी बैठा था जो कि पहले दिन जब आया था तो बैठा था। मयंक उदासी भरी आवाज़ में भीख मांगते हुए बोला, सर कुछ तो पता चला या कब तक मिल जाएंगे? उतने में उसके पास एक आदमी खड़ा था। वह आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे उसने कंधे पर हाथ रखा कि जो सामने बैठा था उसने उंगली से इशारा किया। उसका ऑर्डर पाते ही वह आदमी थोड़ा हट गया। वह रौबदार आवाज़ में बोला, इसके लिए तुम्हें और 5 करोड़ लाकर देना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी इंडिया में उनका छानबीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। बिना मोटी रकम लिए हम काम में हाथ नहीं डालते, क्योंकि पुलिस वाले हमारे पीछे 24 घंटे पड़े रहते हैं। 5 करोड़ सुनते ही मयंक की तो आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका शरीर सून पड़ गया। उतने में सामने बैठा वाला आदमी वापस बोला, मैं तुम्हें 8 दिन का वक्त देता हूँ। मुझे इतने सारे पैसे लाकर दो, तब मैं तुम्हारी रिजल्ट बता सकता हूँ। मयंक की तो आवाज़ गले में ही अटक गया, क्योंकि वह कंपनी में एक पैसे का भी काम नहीं किया होगा, बट और पैसे उड़ाने के, और आज वह इतना लाचार हो गया कि समझ में नहीं आ रहा। मयंक को कुछ न बोलता देख सामने वाले आदमी ने कहा, जब हमें 5 करोड़ दोगे तब हम तुम्हें रिजल्ट बता देंगे कि लड़की मिल गई है, पर हम उसे देंगे नहीं। उसके बदले में तुम्हें हमें और 10 करोड़ लाकर देना पड़ेगा, तब हम उस लड़की को तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर करेंगे। अगर तुमने इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो ठीक, वरना तुम जानते हो। उस आदमी की लास्ट वाली लाइन सुनते ही मयंक तो चिढ़ गया। उसके शरीर में आग लग गया कि इतना पैसा देने के बावजूद उसकी लालच बढ़ती जा रही है। और तो और अगर उसने 10 करोड़ नहीं दिया तो पीहू को कभी उसे देगा ही नहीं। मयंक का दिल कर रहा था कि उसको अभी यहीं मार डाले, पर उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने उसे चेकिंग करके यहाँ पर लेकर आए थे, और जो वहाँ आसपास के लोग खड़े थे उनके हाथों में बड़े बड़े पिस्टल थे। अगर वह ऊंची आवाज़ में बोलता तो वह गोलियों से उसे छल्ली छल्ली कर देते। मयंक समझ गया कि अगर उसने अभी इसी वक्त ना कहा तो वह ज़रूर उसे मार देंगे, जिसकी वजह से वह यहाँ से चुपचाप निकलना ही अपनी भलाई समझने लगा। और वह समझ गया कि यह लोग सिर्फ उससे पैसे निकलवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने अभी तक 1% भी काम नहीं किया। मयंक ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, और वह आदमी अपने गार्ड को उंगली दिखाकर इशारा किया, जो उसकी आंखों पर पट्टी लगाकर वहाँ से उसे ले जाने लगे और कार में बिठाकर उसे उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से उसे लेकर आए थे। वे लोग मयंक को छोड़कर अपने कार में बैठ वहाँ से चले गए। वहीं
उनके जाने के बाद मयंक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया, पर वहाँ इतना सन्नाटा था कि उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजा पर कोई आया नहीं। और आंखों में आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। वह लाचार, बेबस, कमज़ोर सब महसूस कर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रहा कि वह उठकर कार में जाकर बैठे और कार चलाए। उसके हाथ पैर दर्द से कांप रहे थे। वह बहुत घबराया हुआ था, यहाँ तक कि तबीयत भी खराब होने लगा। इतना परेशान हो गया था कि कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा। बहुत देर तक उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रहा। बड़ी हिम्मत करके वह उठा और कार का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया। पर उसे कार चलाने में इतनी दिक्कत आ रहा था कि वह बता नहीं सकता। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उसने कार स्टार्ट किया और रिवर्स लेकर वहाँ से निकल पड़ा। जब वह हाईवे पर पहुँचा तब वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी। अब यहाँ पर मयंक को कार चलाने में दिक्कत आने लगा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था और गाड़ियों की आवाज़ से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने लगा और लाइट जो उसके आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वह तुरंत कार साइड में रोक दिया और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए अपना सिर रख कुछ सोचने लगा। करीब 20 मिनट तक ऐसे ही सोचता रहा। उसके बाद अपना सिर ऊपर उठाया और आसपास देखने लगा। इस वक्त वह हाईवे ब्रिज पर खड़ा था। कार साइड में रोका था जो देख उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर ठंडा हवा पड़ा, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा क्योंकि अभी तक उसका सिर्फ और सिर्फ दम घुट रहा था। वह ब्रिज के पास जाकर खड़ा हुआ जो साइड में रेलिंग लगा हुआ था। उसको पकड़ के समुद्र को देखने लगा। अगर कोई इस वक्त उसे देखता तो कहता कि यह लड़का कितना शांत दिख रहा है, पर उसके अंदर इतना शोर था कि वह बता नहीं सकता। एक साथ में इतनी सारी परेशानियां, उलझनें सब उस पर प्रेशर बनी थी। एक भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ना ही उसे कोई पीहू का पता बता रहा था और ना ही कोई उसकी मदद कर रहा। कोई उसे पीहू का एड्रेस ठीक तरह से नहीं बता रहा। ऑफिस से जो उसने अभी तक 5 करोड़ रुपए खर्च किया, उसके बारे में भी वह सोचने लगा। इन लोगों ने सिर्फ पैसे लिया पर पीहू का एड्रेस नहीं ढूंढ कर दिया। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। ऊपर से उसकी कंपनी जो लॉस में जा रही है, उसका भी उसके ऊपर प्रेशर आने लगा। उसके डैड घर छोड़कर चले गए। आज वह सोचा क्यों ना अपने डैड से बात करे, उनसे माफ़ी मांगकर यहाँ फिर से उन्हें बुलाए कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है और वह अब कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर उसके डैड वापस यहाँ आ गए और वह कंपनी को अच्छे से संभाल लेंगे तो मैं खुद पीहू को दिन रात एक करके ढूंढने में लगा दूंगा। मयंक ने जल्दी से अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और अपने डैड को कॉल लगाने लगा, पर उसके डैड का नंबर बंद बता रहा था। अब जाके मयंक की नज़र टाइम पर गया जो रात के 12:05 हो रहा था। हाईवे पर सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रही थी, जिससे गाड़ियों की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रहा था। मयंक के रिश्तेदार तो बहुत है। उसने सोचा क्यों ना गांव फ़ोन करे और डैड से बात करे, पर इतनी रात को वह किसी को कॉल लगाकर परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए अपना मोबाइल फ़ोटो गैलरी में गया और अपने डैड का फ़ोटो देखने लगा। तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गया और खुद से बातें करते हुए कहा, डैड, आपको पहले ही पता चल गया था कि मैं गलत रास्ते पर चला गया हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं मारा? आपको उसी टाइम मुझे मारना चाहिए था। एक टाइम था मैं कितनी अच्छी सी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। हम सब अच्छे से थे।
अगर युवराज भाई ने यह गलत काम नहीं किया होता तो आज मैं गलत रास्ते पर नहीं जाता। आज मेरी पीहू मेरे साथ होती और आप भी, और हमारी कंपनी तरक्की करती। डैड, आप मेरी वजह से यह कंपनी, ये शहर, अपना घर छोड़कर चले गए, पर अब नहीं डैड। पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आपको घर लाऊंगा। इसी रूट पर एक लंबरगिनी कार स्पीड में चली गई। अचानक से आगे जाकर वह कार रुक गई और रुकते ही कार का शीशा नीचे करके वह शख्स ने मयंक को देखने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि युग था। युग ने जैसे ही मयंक को देखा, उसने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। कार में बैठे ही युग मयंक को ध्यान से देख रहा था। उसके हर एक इमोशंस को वह गौर से ऑब्जर्व करने लगा। काफ़ी देर तक वह कार में बैठे यूं ही उसे देख रहा था। वहीं अब मयंक अपने परिवार वालों को याद करके रोने लगा। उसके आंखों में आंसू थे। अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए जा रहा था। अब युग को देखा नहीं गया और वह कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। अपना कोट ठीक करते हुए मयंक के तरफ जाने लगा। वहीं शेरा ने पिस्टल लोड करके अपने बैक साइड में रख वह भी कार से बाहर निकला। युग के पीछे जाने लगा। मयंक का ध्यान किसी के तरफ नहीं था। वह खुद में ही परेशान था कि युग उसके पास जाकर जैसे खड़ा हुआ और मयंक को एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, तो वह तुरंत अपनी आंखें खोल देखा तो उसके सामने युग खड़ा था। युग को देख उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर करके आंसू साफ करने लगा, पर युग ने उसे रोता हुआ देख लिया था। मयंक जल्दी जल्दी में अपने आंसू साफ किया और लंबी सांस छोड़ते हुए बिना युग के तरफ देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना लेट घर जाते हो? उल्टा मयंक का सवाल सुन युग बोला, हाँ मुझे ऑफिस में आज लेट हो गया और मैं जा रहा था, मेरी नज़र तुम पर गई। पहले तो मैं कार साइड में रोका, कंफर्म किया कि तुम हो या कोई और। जब मुझे यकीन हुआ कि तुम हो तो बाहर निकल कर आया। मुझे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ? युग का सवाल सुन मयंक बोला, अरे मैं यहीं से गुजर रहा था तो कार रोक थोड़ा ठंडी हवा में खड़ा हो गया और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम शांत, बिना शोरगुल के, सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, फिर भी यहाँ कितना सुकून मिल रहा। मयंक की बातें सुन युग अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले वह भी समुद्र की तरफ देखने लगा और बोला, क्या वाकई यही बात है या कुछ और? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। मयंक का इस वक्त किसी से बातें करने का जरा भी मन नहीं था। वह किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी परेशानी कोई छोटी परेशानी नहीं थी और वह हर किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकता। इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगा। अब उसकी हिम्मत नहीं था कि वह हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताता घूमे, इसलिए वह युग को बात टालते हुए बोला, नहीं युग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था इसलिए यहाँ रुक गया। अब काफ़ी रात हो गया है, मुझे अब घर जाना चाहिए, मेरी मॉम मेरा इंतज़ार करती होंगी। मयंक अपनी नज़रें चुराते हुए वहाँ से कदम बढ़ाया कि वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था। इतने में युग ने उसे संभाल लिया और ठीक से खड़ा किया। युग ने जैसे उसे हाथ लगाया कि उसके शरीर थर थर काँप रहा था, जिससे युग को समझ गया कि मयंक ज़रूर परेशान है और वह बताना नहीं चाहता। युग भी इतनी रात को उसे फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए उसने नॉर्मल तरीके से पूछा, मयंक तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह सुन मयंक बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं चला जाऊँगा। मयंक कितना बोल अपना कदम आगे बढ़ाया कि युग उसे रोकते हुए बोला, मयंक रुको, मैं अपने ड्राइवर को कह देता हूँ, वह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा।
युग का इतना कहना कि मयंक पीछे मुड़ा और उसके तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना युग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। पर युग सुना नहीं। उसने शेरा को कहा कि ड्राइवर को बुलाकर ले आए। शेरा ने उंगली से इशारा दिया। उसका इशारा पाते ही ड्राइवर तुरंत उन दोनों के पास आया और युग ने ड्राइवर को बोला, तुम इनको उनके घर छोड़ कर आओ। ड्राइवर मयंक को उसके कार के पास ले गया और उसे कार में बिठा उसे वहाँ से लेकर चला गया। उसके जाते ही युग शेरा की तरफ देख बोला, ज़रा मयंक का इन दिनों का रिकॉर्ड तो निकालो, बहुत परेशान दिख रहा है। अब युग और शेरा भी कार में बैठकर वहाँ से निकलने के लिए रवाना हो गए। सुबह का वक्त बजाज मेंशन हमेशा की तरह आज भी सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। वहीं युग ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद मन्नत सोची कि क्यों न वह प्रकाश राव से मिलने जाए। अब काफ़ी दिन हो गया है, अब तो उसकी तबीयत भी ठीक है, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था कि वह मीरा जी को क्या झूठ बोलकर बाहर जाए। वह अपने कमरे में यही सब बैठे सोच रही थी। तभी सर्वेंट रोमा उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाई और मन्नत ने जब दरवाज़ा खोली तो सर्वेंट को देख पूछी। सर्वेंट रोमा ने मन्नत से बोली, मैम, मेन गेट पर मयंक शर्मा नाम का पर्सन आकर खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मयंक का नाम सुनते ही मन्नत सोच में पड़ गई कि मयंक का वापस से हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर आने का। एक बार मना किया तो भी ये सुन नहीं रहा। मन्नत ने रोमा से कहा, जाकर गार्ड को कह दो कि उसे अंदर ना आने दे, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। अगर नहीं जाता है तो उसे बाहर ही खड़ा रहने दो, पर अंदर मत आने देना। मन्नत का ऑर्डर पाते ही रोमा हाँ बोलकर वहाँ से चली गई और गार्ड को जाकर उसने इन्फॉर्म कर दिया कि मन्नत मैम का ऑर्डर है कि इन्हें अंदर ना आने दे और उन्हें यहाँ से जाने दे। मन्नत को प्रकाश राव से मिलने जाना था, पर मयंक टपका, जिसकी वजह से उसने आज न जाने का ही भलाई सोची। अगर वह बाहर निकली तो मयंक जरूर उसे रोक लेगा और उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाएगा, जिसकी वजह से मन्नत ने आज जाने का कैंसिल कर दी। वहीं मयंक को गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। वह उदास होकर अपने कार के पास खड़ा था। करीब 1.5 घंटे तक खड़ा था, फिर भी किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बेचारा मायूस होकर वह कार में बैठ वापस अपने ऑफिस चला गया। मन्नत टेरिस पर जाकर छुप के मयंक को देखी। अब जाकर उसे राहत मिला, पर आज बाहर नहीं निकलने का ही फैसला ली। उसे लगा कि वह बाहर गई तो मयंक कहीं रास्ते में उसे मिल गया तो। यही सब सोच आज वह घर पर ही रह गई। मयंक आज ऑफिस पहुंचा तो वह अपने कैबिन में जाके सबसे पहले तो अपने डैड को कॉल लगाया, पर उसके डैड का मोबाइल बंद था। तो उसने अपने रिलेटिव को कॉल लगाया। उसके डैड इस वक्त दिल्ली में थे। यह बात तो मयंक को भी पता था। जब उनके रिलेटिव ने उसके डैड को मोबाइल दिया तो उसके डैड ने मना कर दिया कि मयंक का कॉल आए तो मुझे मत देना, मुझे उससे बात नहीं करना। और उनके रिश्तेदारों ने जब मयंक को बताया कि उसके डैड उससे बात नहीं करना चाहते तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका अब कोई बेटा नहीं है। ऐसे शब्द सुन मयंक को बुरा लगा। वह इतना परेशान था कि उसे ऐसी बातों से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह जानता था कि उसके डैड गुस्से में हैं, वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। वह अपने डैड को मनाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा आज रात को वह फ़्लाइट से दिल्ली जाएगा और अपने डैड को मनाकर वापस अपने साथ लेकर आएगा। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। देखते देखते पूरा दिन बीत गया, रात हुआ। युग आज जल्दी ऑफिस से घर आ गया था और सभी फैमिली एक साथ मिलकर डिनर किए। डिनर करने के बाद जब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो युग और मन्नत भी अपने कमरे में आ गए।
मन्नत कपड़े चेंज करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली तो युग बालकनी में खड़ा था। वह आज स्मोक कर रहा था और मन्नत भी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसे युग से बात करना था। वह जाकर युग के साइड में खड़ी हुई। युग बिना उसके तरफ देखे बोला, क्या बात है? बोलो, कुछ कहना चाहती हो? मन्नत भी बिना युग की तरफ देखे ही बोली, हाँ युग, पता है तुम्हें, आज मयंक आया था और वह मुझसे मिलना चाहता था। मुझे पता है कि वह पीहू का एड्रेस पूछेगा, तो मैं भी गार्ड से बोल दी कि उसे अंदर मत आने देना, उसे बाहर ही खड़े रहने दो। वह कम से कम 1.5 घंटे तक वह बाहर ही खड़ा रहा। बाद में वह हार मानकर चला गया। मयंक का नाम सुनते ही युग ने भी अपनी आईब्रो सिकुड़ा लिया और मन्नत की तरफ देखते बोला, क्या कह रही हो? मयंक आया था? वह भी तुमसे मिलने? मन्नत भी युग की तरफ देख बोली, हाँ, सच में वह आया था। उसने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। बड़ा आया एड्रेस पूछने वाला। दिल तो कर रहा था कि जाकर अच्छा खासा सुना दूँ, पर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। मन्नत का गुस्सा देख युग समझ गया और वह नरमी दिखाते हुए बोला, तुम्हें उसे इस तरह से बाहर नहीं खड़ा करना चाहिए था। तुम्हें उससे एक बार बात कर लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों आज युग पहली बार ऐसी बातें कर रहा था जो देख मन्नत बोली, युग, ये तुम कह रहे हो? तुम तो मुझे किसी से बात तक नहीं करने दोगे, पर आज मयंक के लिए तुम्हें इतनी दया आ रहा है? यह सुन युग बोला, सही कह रही हो तुम। पता नहीं क्यों मुझे उस पर दया आ रहा है। युग का इतना कहना कि मन्नत उसे आंख दिखाते हुए बोली, क्या तुम भी उसकी बातों में आ गए हो? वह एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। उससे दूर रहना, और अगली बार वह आया ना, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मन्नत जिस तरह से गुस्से से बोल रही थी युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका हाथ पकड़ वह कमरे के अंदर लेकर चला गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आप लोगों को एपिसोड नहीं मिला, इसलिए आज बड़ा एपिसोड दे रही हूँ। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।